ठीक है। और फिर आप पढ़ोगे वर्टिब्रो बैसिलर आर्टरी, वो दो आर्टरी का कॉम्बिनेशन पढ़ोगे, ये रही वर्टिब्रल आर्टरी और ये बैसिलर आर्टरी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन में होता है। ठीक है, इसको 5 नंबर, ये 5 डिफरेंट डिफरेंट आर्टरीज का पढ़ने वाले हो आप अभी, एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अब अगर आपको पता है ये किसको सप्लाई करती है, अब पता क्या याद होना चाहिए, अगर जिसको सप्लाई करती है उसी का फंक्शन होगा लॉस। अब आपको पता है ये, अच्छा ये ब्रेन के इस पार्ट को सप्लाई करती है, पहली चीज वो याद होनी चाहिए। दूसरी बात, जिस पार्ट को सप्लाई करती है उसके फंक्शन याद होनी चाहिए, क्योंकि जिस पार्ट को सप्लाई करती है वो ही जाएगा, और जिसके फंक्शन जाएंगे, और अगर आपको उसके फंक्शन याद है तो उसी के फंक्शन जाएंगे, उसमें कुछ समझने जैसा कुछ है ही नहीं है। ठीक है, अगेन हाँ, तो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सिंड्रोम, द एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी इज द फर्स्ट एंड स्मॉलर ऑफ 2 टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। हम जानते हैं इंटरनल, देखो जो आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है इसकी 2 ब्रांचेस होती है, कौन कौन सी होती हैं, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और कौन सी, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, ये याद रखना। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच नहीं होती, वो अलग से चलती है। ये देखो सर्कल ऑफ बिलिस याद होना चाहिए, ये देखो ये रही आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये दिख रही है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इसकी 2 ब्रांच है, ये निकल गई मिडिल सेरिब्रल आर्टरी और ये निकल गई एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये निकल गई। ये देखो देखो मैं बिल्कुल इसमें समझने वाली चीज क्या है, ये आपकी रही, ये आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इसकी 2 ब्रांच होती है, ये रही मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, ये जा रही, और ये जा रही एंटीरियर कैरोटिड, वो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये गई एंटीरियर सेरिब्रल, इसी तरीके से ये इसी तरफ। तो इसकी क्या 2 ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, और पोस्टीरियर सेरिब्रल देखो, पोस्टीरियर तो इसकी कोई ब्रांच नहीं, पोस्टीरियर अलग चलती है, ये रही पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, ये अलग चलती है, ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है। तो आप क्या पढ़ोगे, पहले आप एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी में हमने क्या पढ़ा कि एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी अगर आप देखो तो कितनी छोटी सी है, ये छोटी सी है और 2 हैं इस तरह, देखो एक इधर निकल रही है, एक इधर निकल रही है। ये स्ट्रक्चर अभी बहुत अच्छे से मैं समझाने वाला हूं आपको, यहाँ पर भी बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर समझाऊंगा। तो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी इज द फर्स्ट एंड स्मॉलर ऑफ द 2 टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब ये आपको रट्टा मारना है भैया, किसको सप्लाई करती है, इट सप्लाइज द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। कौन कौन से, आप तो लोब याद करो, मैं आपको लास्ट में बिल्कुल सिंपल से एक टेक्निक याद दिला दूंगा, तीनों का करके, बहुत सिंपल। इसमें ना फटाफट एक आर्टरी में 2 चीजों को सीधा सीधा याद कर लेना कि ये किस किस को सप्लाई कर रही है। ये सप्लाई करती है फ्रंटल और पैराइटल लोब को। फ्रंटल और पैराइटल लोब के कौन से पार्ट को, मीडियल एस्पेक्ट को। पहला पॉइंट आपको ये याद करना है, और दूसरा याद करना है कि ये आपके बॉडी का सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट अफेक्ट करेगी, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है लोअर लिम्ब को या लोअर एक्सट्रीमिटी को, अभी आगे समझ आएगा। ऐसे में आपको हर आर्टरी में ये ऐसे 2 डिवीजन कर दूंगा, ये 2 डिवीजन रट्टा मार लोगे, बाकी आगे आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी किसको सप्लाई करती है, फ्रंटल एंड पैराइटल मीडियल एस्पेक्ट। जो अब फ्रंटल और पैराइटल का मीडियल एस्पेक्ट यानी लेटरल एस्पेक्ट बचा हुआ है, उसे आगे और भी सप्लाई करेगा, हम आगे देख लेंगे। और किस किस को सप्लाई करती है, और माइक म्यूट कर लो, डालिए, और किस किस को सप्लाई करती है, एंड द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, फ्रंटल सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग द बेसल गैंग्लियो। बेसल गैंग्लियो हम पढ़ चुके हैं, क्या क्या होते थे, किसको क्या बोलते थे, न्यूक्लियाई, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई को बोलते थे, जिसमें एंटीरियर, अब देखो ये तो याद ही करने हैं, एंटीरियर इंटरनल कैप्सूल, इंफीरियर कॉर्डेड न्यूक्लियस, एंटीरियर फेरनिक्स और एंटीरियर 4th 5th ऑफ द कॉर्पस कॉलोजम को ये सप्लाई करती है। सप्लाई याद करने, यानी अब इनके फंक्शंस भी अगर आपको इन पार्ट के पता है तो वो ही फंक्शन अब इसके खराब होंगे। अब इसमें एक बहुत प्यारी चीज होती है, इसको समझना है, इस मैकेनिज्म को अगर आप पकड़ लोगे तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे। देखो इस आर्टरी में एक बहुत प्यारी चीज होती है, क्या होती है, ये आर्टरी ना इस तरीके से आती है, इस तरीके से आती है, ये आर्टरी दिख रही है, ये इस तरीके से आती है, यानी ऊपर से 2, एक इधर चली गई एक इधर चली गई, और बीच में ये आर्टरी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, एक आर्टरी ये रही, एक आर्टरी ये रही, यानी ये दोनों, ये वाले एक हेमिस्फीयर को गई, दूसरे वाले दूसरे हेमिस्फीयर को गई, ये बीच में एक दूसरे से जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी होती हैं,
सीधी सी बात है, एंटीरियर किससे, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से। कौन सी आर्टरी है ये, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, तो जुड़ी किससे होगी, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से। बच्चों जैसी बात है, यानी ये जुड़ी हुई रहती है। अब इस मैकेनिज्म को आगे समझना क्या मैं कहना चाह रहा हूं। अब होता ये क्या है, देखो ऐसा होता है, ये आर्टरी आती है इस तरीके से, इस तरीके से, और ये आर्टरी क्या है, इस तरीके से आती है, और ये आर्टरी क्या बीच में इस तरीके से जुड़ी हुई होती है, इस तरीके से आपस में ये खुद एक दूसरे से कनेक्ट होती है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और ये जिससे जुड़ी होती है उसका नाम होता है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। अब मुझे एक बच्चों जैसी बात आप खुद सोच के देखो, इमेजिन करके देखो कि अगर सपोज अब जो अगर आर्टरी रप्चर है, इससे मैं स्ट्रोक और हेमरेजिक की बात नहीं करूंगा, मैं तो कुछ भी हूं, मैं तो स्ट्रोक बोलूंगा सिर्फ, ठीक है, कि अगर स्ट्रोक इस पार्ट पे हुआ आर्टरी के, अगर सपोज स्ट्रोक जो हुआ वो इस पार्ट पे हुआ, तो क्या होगा, ये होगा कि ये वाली आर्टरी अब इधर सप्लाई नहीं कर पाएगी, मगर ये वाली आर्टरी देखो, ये वाली आर्टरी इधर तो सप्लाई कर देगी, मगर ड्यू टू कम्युनिकेशन ये इसका जो ब्लड है, क्या मैं बोल रहा हूं, ये देखना, देखो ये वाली आर्टरी अब इधर तो सप्लाई नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ स्ट्रोक हो गया इस आर्टरी में, मगर ये वाली आर्टरी इधर तो सप्लाई कर देगी, मगर ये वाली आर्टरी इधर भी सप्लाई कर देगी। क्यों, यहां से घूम के बीच में एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी बनी हुई है, इसका फायदा उठा के यहां से सप्लाई कर देगी। मगर 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 क्या, यही सपोज क्या हो जाए, बोले अगर अब यही जो ऑक्लूजन हो रहा था, जो ऑक्लूजन अब हो रहा था वो यहां की जगह यहां पर हो जाए, तो यहां की जगह यहां पर हो जाए, अब क्या होगा, बोले सर अब ये होगा कि जो यहाँ की आर्टरी है वो यहाँ पर सप्लाई नहीं कर पाएगी। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पर ये हो गया है, बोले यहाँ की आर्टरी इधर सप्लाई तो कर देगी, मगर यहाँ की आर्टरी अब सर इधर भी सप्लाई नहीं कर पाएगी। क्यों, क्योंकि ये कम्युनिकेटिंग के बाद हो गई। अगर ये एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से स्ट्रोक पहले पड़ जाता तो ये दूसरी वाली उसको सप्लाई कर देगी, मगर ये कम्युनिकेटिंग के बाद में पड़ा तो फिर सप्लाई नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि भैया कम्युनिकेटिंग के बाद में पड़ा, दूसरी वाली भी ब्लड लेके आएगी तो कैसे इधर पहुंचा पाएगी, नहीं पहुंचा पाएगी ना। यही मैकेनिज्म है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये देखो ये जो आर्टरी है ना, अगर ये आर्टरी की अगर इधर प्रॉब्लम हो गई इस जगह पर, तो ये वाली आर्टरी इधर तो सप्लाई कर ही देती है, प्लस ये वाली आर्टरी यहां से ब्लड ले जाके इधर भी सप्लाई कर देती है। मगर अगर इधर प्रॉब्लम हो जाए इस जगह पे, तो अब क्या होगा, बोले ये वाला आर्टरी ब्लड लेके आएगी ना, ये वाली पहुंच पाएगी, ये वाली आर्टरी इधर तो लेके चली जाएगी, मगर ये वाली आर्टरी जब यहां से यहां लेके जाएगी तो ये भी नहीं पहुंचा पाएगी, ये भी नहीं पहुंचा पाएगी। यानी इसमें क्या, अब समझ आ गया क्या मैकेनिज्म है। ये देखो इस तरीके से ये आर्टरी दिख रही थी, अगर ऑक्लूजन प्रॉक्सिमल रीजन पे हुआ, इसको प्रॉक्सिमल रीजन बोलते हैं, प्रॉक्सिमल, और इसको बोलते हैं डिस्टल। अगर आपसे पूछे कोई प्रॉक्सिमल रीजन में अगर ऑक्लूजन हुआ तो आप फायदे में हो सर। बोले क्यों फायदे में हम, बोले हम इसलिए फायदे में हैं कि अगर प्रॉक्सिमल रीजन में हुआ, इधर प्रॉक्सिमल रीजन में, तो इधर वाली आर्टरी सप्लाई कर देगी, मगर डिस्टल रीजन में ऑक्लूजन हुआ तो अब इधर वाली आर्टरी भी सप्लाई नहीं कर पाएगी। क्यों, क्योंकि एंटीरियर कम्युनिकेटिंग के बाद हुआ। इसलिए अगर स्ट्रोक ऑक्लूजन अगर एंटीरियर कम्युनिकेटिंग के बाद हुआ, कम्युनिकेट आर्टरी के बाद हुआ, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, और उसके पहले हुआ तो मिनिमम डेफिशिएंट होगा। क्यों, क्योंकि दूसरी वाली आर्टरी तैयार बैठी है, बोल देगी ठीक है कोई बात नहीं, तुम नहीं कर पा रहे ना, कोई दिक्कत नहीं, मत करो हम कर देंगे। मगर यहां हो गया तो अब दूसरी वाली भी बेचारी कुछ नहीं कर पाएगी, बोलेगी ना तुम कर पा रहे अब ना हम कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि आपने ये रास्ते के बाद में करा, आपने गेट के उस तरफ करा। ये एक तरीके से क्या है, एक्सचेंज है। अब यही सेम मैकेनिज्म ध्यान रखना जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी में है ना, यही सेम मैकेनिज्म आगे चल के अभी आएगी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी में। कौन सी वाली में आएगी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी में। देखो ये रही पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये भी देखो इसी तरीके से चलती है, दिख रहा है, इधर भी इसी तरीके से भी दो ब्रांच चलते हैं। अगर इधर हो गया तो दिक्कत है, इधर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरी वाली कर देगी, मगर इधर हो गया तो ये भी। तो इस तरीके से ऐसी इसमें एंटीरियर और इस तरीके से पोस्टीरियर, इन दोनों में ये मैकेनिज्म होती है, बाकी सब में नहीं होती। क्यों,
क्योंकि बाकी सब में कम्युनिकेटिंग आर्टरी नहीं होती, सिर्फ एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होती है और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होती है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कम्युनिकेटिंग आर्टरी आपको ये फायदा मिलता है। ठीक है, तो क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी अलाउस परफ्यूजन ऑफ द प्रोक्सिमल एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी फ्रॉम आइदर साइड। अब अगर और जो आपका ऑक्लूजन प्रॉक्सिमल हुआ तो उस पॉइंट पे आपको मिनिमल डेफिशिएंट होगा, मिनिमल टू मिनिमल, क्यों भी दूसरी बारी कर देगी। वहीं आपको अगर डिस्टल ऑक्लूजन हुआ तो रिजल्ट खतरनाक होंगे, क्यों, क्योंकि अब आपकी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी का कंप्लीट स्ट्रोक हो जाएगा आपको, क्यों, क्योंकि दूसरी बारी भी नहीं कर पाएगी। इसलिए आपको भले आपको एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी का स्ट्रोक आ रहा है, मगर अगर आपको वो स्ट्रोक प्रॉक्सिमल हुआ तो आप बच जाओगे मिनिमम टू मिनिमम लॉस में। मगर कहीं वो डिस्टल हो गया तो आपको फिर सारे के सारे एंटीरियर आर्टरी के सिम्टम्स आएंगे। क्या क्या आएंगे अभी आगे पढ़ेंगे। तो डिस्टल ऑक्लूजन रिजल्ट इन वीकनेस, क्या क्या आएंगे, डिस्टल में अगर हो गया तो फिर सारे सिम्टम्स लिखोगे। ये मैकेनिज्म लिख के आनी होती है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी में भी और पोस्टीरियर में भी, वरना इसके मार्क्स नहीं मिलते। ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिस्टल ऑक्लूजन, ठीक है, क्या क्या मिलेंगे डिस्टल ऑक्लूजन को, तो वीकनेस, कॉर्टिकल सेंसरी लॉस, अब ये सब याद करने हैं, कॉन्ट्रालेटरल लोअर लिम्ब। अब दो वर्ड जरूर याद करो, एक होता है इप्सिलेटरल और एक होता है कॉन्ट्रालेटरल। ये वर्ड क्या होता है, ये वर्ड आप बार बार आएंगे। इप्सिलेटरल का मतलब सिंपल सा होता है कि मेरा अगर ये वाला ब्रेन खराब हुआ, इधर वाला हेमिस्फीयर, तो जो सिम्टम मेरे सेम साइड पे, यानी अगर मेरे इधर वाला ब्रेन गया और मेरे सिम्टम इसी साइड पे आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं इप्सिलेटरल। और इधर वाला ब्रेन खराब हुआ और सिम्टम इस वाले साइड पे आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रालेटरल। जब भी इप्सिलेटरल कॉन्ट्रालेटरल वर्ड आए याद रखना, यानी इप्सिलेटरल यानी जिस साइड की आर्टरी गई ब्रेन की उसी साइड का फंक्शन चले गए तो इप्सिलेटरल, और दूसरी साइड के गए तो कॉन्ट्रालेटरल, और बाइलेटरल यानी दोनों चले गए। ठीक है, तो ये तीन वर्ड्स को याद रखना, ये बार बार तीन वर्ड आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको याद करके बताने पड़ेंगे। अब मैंने आपको अभी बताया था कि एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी में बताया था कि ये मेनली लोअर एक्सट्रीमिटी को अफेक्ट करती है, कहा था याद कर लेना। तो ये लोअर एक्सट्रीमिटी को ही मेनली अफेक्ट करती है। मेनली क्या होता है इसमें, आपको क्या मिलेंगे, हेमीपैरेसिस यानी वीकनेस मिलती है। अगर मेरा ये वाला ब्रेन गया, मेरा अगर लेफ्ट ब्रेन गया तो मेरी राइट साइड की लोअर एक्सट्रीमिटी, नॉट अपर, लोअर एक्सट्रीमिटी पे मोटर फंक्शन भी चले जाएंगे प्लस सेंसरी फंक्शन भी चले जाएंगे। लोअर एक्सट्रीमिटी पे, लोअर लिम्ब पे सेंसरी फंक्शन भी गए और मोटर फंक्शन भी चले जाएंगे। यानी क्या, मैं हाथ पैर भी नहीं हिला पाऊंगा। लोअर कॉन्ट्रालेटरल साइड ध्यान रखना, कॉन्ट्रालेटर मैंने बोला तो कॉन्ट्रालेटरल हेमीपैरेसिस यानी क्या, और क्या हेमीपैरेसिस यानी क्यों होगा, क्योंकि मोटर फंक्शन चले गए तो क्या अफेक्ट होता है, प्राइमरी मोटर एरिया, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ कॉर्टेक्स, इंटरनल कैप्सूल, ये सब अफेक्ट होते हैं तो हेमीपैरेसिस मिलता है। प्लस कॉन्ट्रालेटरल हेमीसेंसरी लॉस भी मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि इसमें आपको प्राइमरी सेंसरी एरिया चले, मोटर एरिया चलेगा तो मोटर कॉर्टेक्स चला गया, सेंसरी एरिया चले जाते हैं और मीडियल एस्पेक्ट ऑफ कॉर्टेक्स भी चला जाता है। ये सब याद करने वाली चीजें हैं, जितना समझाने का होगा उसको मैं बेस्ट समझाऊंगा आपको। ठीक है, इसलिए अभी जितना ये समझाने वाला था मैंने आपको सब समझाया, पूरा वो कम्युनिकेटिंग वाली मैकेनिज्म, मगर अब ये याद करना है। प्लस लोअर लिम्ब का, प्लस इसमें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी मिलता है पेशेंट में। अब ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सब याद करो, जब आपके पास पेशेंट आएंगे तो आपको ये सिम्टम याद नहीं होंगे, आप नहीं बता पाओगे कौन सी आर्टरी उसकी चली गई है। अगर आपको सिम्टम्स याद होंगे आप तुरंत पेशेंट को देख के बता दोगे, अच्छा ये सिम्टम आ रहा है इसकी पक्का ये वाली आर्टरी चली गई है, इतने होशियार हो जाओगे आप। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि पोस्टीरियर मिडिल एस्पेक्ट और सुपीरियर फ्रंटल गायरस चला जाता है। अब ये याद करना है क्या चला जाता है, ठीक है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलता है। अब इसमें तीन चीजें याद रखना, एक काइनेटिक म्यूटिज्म देखने को मिलता है। ये काइनेटिक म्यूटिज्म होता है बाइलेटरल फ्रंटल लोब इन्फॉक्शन की वजह से, ये याद ही करना कि दोनों लोब में इन्फॉक्शन हो जाता है। ये काइनेटिक म्यूटिज्म का मतलब मैं सबका हर वर्ड का मतलब मैं आपको समझाऊंगा, किस पार्ट की वजह से चला जाता है वो आपको समझना है। ये काइनेटिक म्यूटिज्म का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ विल पावर, पेशेंट की विल पावर चली जाती है। ये काइनेटिक का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ विल पावर, ठीक है, विल पावर पेशेंट की चली गई। फिर पेशेंट, इसमें ट्रिपल ए याद करना है, 3A, लोअर लिम्ब तो याद कर ही लिया, प्लस 3A याद कर लो, ये काइनेटिक म्यूटिज्म देखने को मिलेगा। प्लस दूसरा इसमें देखने को मिलता है पेशेंट में एबुलिया। एबुलिया का मतलब क्या होता है, एबुलिया का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ विल पावर, इनएबिलिटी टू एक्ट डिसाइड। ये पेशेंट लोग डिसाइड नहीं कर पाते क्या करना है, इनएबिलिटी टू पेशेंट डिसाइड। इसे काइनेटिक म्यूटिज्म क्या, अब्सेंस ऑफ विल पावर, एबुलिया यानी डिसीजन नहीं ले पाते, और अफ्रेक्सिया,
एफ्रेक्सिया का मतलब होता है कि ये पर्टिकुलर टास्क नहीं कर पाते। जैसे उन्हें आप कोई बोलोगे पर्पसफुल टास्क दो, बोले ये पेन उठा के ये लिख दो, कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई पर्पसफुल टास्क नहीं कर पाते। यानी 3 ए हो गए। ए काइनेटिक म्यूटिज्म यानी अब्सेंस ऑफ विल पावर। एबुलिया क्या, नॉट टेकिंग डिसीजन, डिसीजन नहीं ले पाते। और लास्ट ए यानी अफ्रेक्सिया, यानी क्या क्या बोला मैंने, अफ्रेक्सिया मतलब इनएबिलिटी टू परफॉर्म पर्टिकुलर पर्पसफुल एक्शन, ये आपके चले जाते हैं। यानी 3 ए हो गए, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो गया, प्लस आपका लोअर एक्सट्रीमिटी हो गया। ये अबाउट था फॉर एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अब आप पढ़ेंगे मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। मिडिल सेरिब्रल आर्टरी में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, मैंने आपको खुद बताया था। इंटरनल सेरिब्रल आर्टरी की 2 ब्रांचेस थी, एंटीरियर, एंटीरियर आप पढ़ चुके हो। सेकंड वन कौन सी थी, मिडिल। मिडिल को पढ़ेंगे। देखो ये देखो, ये हमने पढ़ी थी, ये रही मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। मिडिल सेरिब्रल आर्टरी आपको दिख रही है, ये इंटरनल सेरिब्रल आर्टरी की इंटरनल सेरिब्रल आर्टरी की 2 ही ब्रांच होती है, एंटीरियर और मिडिल। मिडिल बड़ी वाली होती है, एंटीरियर छोटी वाली होती है। दिख रही कितनी बड़ी है ये, ठीक है, ये बहुत बड़ी है। तो ये सिंपल सा याद रखो, जो आर्टरी जितनी बड़ी होगी वो उतना ही ज्यादा नुकसान करेगी। तो मिडिल सेरिब्रल आर्टरी बहुत नुकसान करती है। अभी आपको बताता हूं क्या क्या नुकसान करती है। एक सेकंड होल्ड करना। तो क्या बोल रहे हैं, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी बहुत बड़ी है। आप मिडिल सेरिब्रल आर्टरी इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड। 2 ही तो ब्रांच थी भैया, एक छोटी थी तो ये बड़ी हो गई। ये किसको सप्लाई करती है, मैंने आपको पिछला वाला बताया था, वो किसको सप्लाई कर रहा था, वो सप्लाई कर रहा था एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई कर रहा था किसको, फ्रंटल और पैराइटल लोब के मीडियल एस्पेक्ट को। ठीक है, इसका याद करो, ये सप्लाई करता है फ्रंटल को, टेम्पोरल को और पैराइटल को। उस वाले में अगर आपको याद है तो उस वाले में मैंने आपको कौन सा टेम्पोरल लोब नहीं बताया था, उसमें फ्रंटल और पैराइटल को कर रहा था, उसमें टेम्पोरल भी इन्वॉल्व हो जाता है। उसमें वो फ्रंटल और फ्रंटल और पैराइटल के कौन से एस्पेक्ट को कर रहा था, मीडियल को। तो इसमें करेगा भैया लेटरल एस्पेक्ट को, इसमें फ्रंटल टेम्पोरल और पैराइटल के लेटरल एस्पेक्ट को। ये याद करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है, लेटरल एस्पेक्ट को करता है। प्लस अब मैं अगेन ये बता दे रहा हूं, 2 चीज है ये मेनली, ये आपकी मेनली अफेक्ट करती है अपर एक्सट्रीमिटी को एंड फेस को। ठीक है, ये 2 चीजें मैं बार बार आपको ऐसे याद करवा देता हूं, उनको यही याद कर लिया करो, बहुत सारी थ्योरी से बचोगे। So the middle cerebral artery is the largest branch of intercalated supplying the entire lateral aspect of the cerebral hemisphere, यानी क्या, फ्रंटल, टेम्पोरल और पैराइटल लोब के लेटरल एस्पेक्ट को। और किस किस को, सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग द इंटरनल कैप्सूल, ये सब याद करने हैं, कोरोना रेडिएटा, ग्लोबस पैलिडस, क्वाड्रेटर न्यूक्लियस, प्यूटामिन। अब इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वो आपको याद रखना है। देखो इसमें सबसे बड़ी चीज दिखती है आपको सेरिब्रल एडिमा, ये आपको और किसी भी आर्टरी में नहीं मिलेगा देखने को, याद रखना। सेरिब्रल एडिमा मतलब क्या, ब्रेन स्वेल कर जाता है, ब्रेन स्वेलिंग, यानी इसमें इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है। पूरा मैं आपको इंट्राक्रेनियल प्रेशर आपका पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूं, यूट्यूब पे जाके लेक्चर्स में देख लेना। क्या होता है इंट्राक्रेनियल, यानी पेशेंट का ब्रेन स्वेल अप करता है, और किसी आर्टरी में पेशेंट का ब्रेन स्वेल नहीं करता, सिर्फ मिडिल सेरिब्रल आर्टरी में करता है। क्यों करता है, क्योंकि लार्जेस्ट आर्टरी होती है। और ध्यान रखना, इसलिए आपकी लाइफ थ्रेटनिंग बन जाती है। इसमें पेशेंट की बहुत ज्यादा मिडिल सेरिब्रल आर्टरी चली गई तो डेथ होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। क्यों चांसेस होते हैं, क्योंकि ब्रेन स्वेल अप कर जाता है। और मैंने आपको इंट्राक्रेनियल प्रेशर में सारा हर्निएशन पढ़ाया है कि ब्रेन स्वेल अप करेगा तो वो हर्निएट कर जाता है, पढ़ाया था। लेटरल हर्निएशन पढ़ाया है, सेंट्रल हर्निएशन पढ़ाया और टॉन्सिलर हर्निएशन, तीनों हर्निएशन पढ़ाए थे। तो वही हर्निएशन होने की वजह से पेशेंट में देख लो, यानी सेरिब्रल एडिमा बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है, क्योंकि ब्रेन स्वेल अप करेगा। मैं आपको बता चुका हूं, ब्रेन में जगह तो है नहीं, आसपास के स्ट्रक्चर्स को दबाएगा। ठीक है, तो cerebral artery is often associated with middle cerebral artery occlusion which leads to increase in ICP यानी intracranial pressure leading to loss of consciousness, brain herniation आ गया वही पॉइंट, and death as well। ये बहुत बड़ा कॉज हो जाता है डेथ का। और इसमें ऐसा वो कम्युनिकेटिंग वाली चीज कुछ नहीं होती, कम्युनिकेटिंग वाली सिर्फ 2 में ही है, याद रखना, एंटीरियर और पोस्टीरियर। क्योंकि अगर सर्कल ऑफ विलिस याद है तो उसमें समझ लोगे, एंटीरियर पोस्टीरियर में होता है, मिडिल में कोई कैसा कम्युनिकेटिंग आर्टरी नहीं होती। तो उसमें ऐसी कोई मैकेनिज्म भी नहीं होती, अगर ये चली गई तो चली गई, कोई ऑप्शन नहीं है। क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, फटाफट याद करो। लॉस ऑफ कंजुगेटेड गेज टू अपोजिट साइड। कंजुगेटेड गेज का मतलब क्या होता है, पेशेंट का एक साइड का गेज अब चला जाएगा,
कॉन्ट्रा, अब इसमें सारी चीजें वो अपर एक्सट्रीमिटी ऑफ फेस की लिखो, सारी अपर एक्सट्रीमिटी ऑफ फेस की देखने को कंटिन्यूअसली आपको क्या क्या मिलेंगी? कॉन्ट्रालेटरल हेमीपैरेसिस प्लेजिया इन्वॉल्विंग मेनली द अपर एक्सट्रीमिटी एंड फेस। इसमें भी कॉन्ट्रालेटरल है, अपोजिट साइड वाली, यानी क्या? मेरी अगर इधर साइड की मिडिल मेरी अगर इधर इधर साइड की मिडिल सेरिब्रल आर्टरी गई तो ये मेरे इधर साइड के फेस और इधर साइड की अपर एक्सट्रीमिटी को अफेक्ट करे। ठीक है, उसमें क्या हो रहा था एंटीरियर में? लोअर एक्सट्रीमिटी, इसमें फेस और अपर एक्सट्रीमिटी। ठीक है, क्या क्या मिलेगा आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रालेटरल हेमीपैरेसिस और इन्वॉल्विंग पैरेसिस यानी मोटर और पैलेजिया यानी सेंसरी, दोनों लॉस मिलते हैं। ठीक है, उसमें भी एंटीरियर में भी मिल रहे थे। प्लेजिया इन्वॉल्विंग मेनली द अपर एक्सट्रीमिटी एंड फेस। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एंड इंटरनल कैप्सूल। कॉन्ट्रालेटरल हेमीसेंसरी लॉस मेनली अपर एक्सट्रीमिटी एंड फेस। प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स एंड इप्सिलेटर कॉर्टेक्स। ठीक है, आपका दोनों। इसमें सबसे बड़ी आपकी जितनी भी आप फेस पे जितनी भी चीजें साइड लिखते हो, सबसे बड़ी पेशेंट का मिलता है मोटर स्पीच इंपेयरमेंट। पेशेंट बोल नहीं पाता प्रॉपर। क्यों नहीं बोल पाता? क्योंकि पेशेंट बोल मालूम किस वजह से पाता है? क्योंकि पेशेंट के ब्रेन में एक एरिया होता है जिसका नाम होता है ब्रोकास एरिया, जो आपके बोलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा एरिया होता है? ब्रोकास एरिया। तो पेशेंट को ब्रोकास एफेसिया हो जाता है। ब्रोकास एफेसिया का मतलब जो आपका ब्रोकास एरिया ना, जो आपकी स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, वो चला जाता है। वो क्या हो जाता है? चला जाता है। तो ब्रोकास एफेसिया देखने को मिलता है। ठीक है, ब्रोकास कॉर्टिकल एरिया डोमेन। ठीक है, प्लस ये सब याद करने हैं। ब्रिंकिंस एफेसिया, ग्लोबल एफेसिया देखने को मिलता है। ये तीन एफेसिया हो गए। ब्रोकास एफेसिया देखने को मिलेगा, ब्रिंकिंस मिलेगा और ग्लोबल मिलेगा। परसेप्चुअल, पेशेंट परसेप्चुअल नहीं कर पाता है ना क्या उसे करना है। प्लस इसमें एक उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, इसमें बतानी है। पेशेंट, आपने कभी दिमाग लगाया? आपसे आपसे कोई पूछता है कि आपका कौन सा हेमिस्फीयर ज्यादा डोमिनेंट है, कभी दिमाग लगाया? आपसे पूछता ना कि लेफ्ट है ज्यादा डोमिनेंट है कि राइट डोमिनेंट है, कौन सा डोमिनेंट होता है आपका ज्यादा? राइट डोमिनेंट ज्यादा होता है कि आपका लेफ्ट ज्यादा डोमिनेंट होता है? हमारा, क्योंकि हम ऐसा बोलते हैं कि हमारा लेफ्ट डोमिनेंट होता है। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं क्योंकि हमारा राइट साइड ऑफ बॉडी ज्यादा वर्क करती है। राइट राइट साइड ऑफ बॉडी हमारी क्या ज्यादा वर्क करती है, तो हम क्या बोलते हैं कि राइट साइड ऑफ बॉडी को कौन सप्लाई करता है? लेफ्ट साइड। इसलिए हम क्या बोल देते हैं कि लेफ्ट हेमिस्फीयर ज्यादा डोमिनेंट होता है एज कम्पेयर टू राइट हेमिस्फीयर, मगर ये गलत है। 99% ये बात सही है कि लेफ्ट हेमिस्फीयर डोमिनेंट होता है, मगर लोग ये दिमाग लगाते हैं कि राइटिंग पे जिस साइड की बॉडी होती है। अब मुझे एक बात बताना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, तो वो उनका क्या राइट हेमिस्फीयर डोमिनेंट होता है? फिर कैसे पता करोगे? ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, 99% लोगों को नहीं पता होता। आपके लिखने से, काम करने से ब्रेन को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका कौन सा हेमिस्फीयर डोमिनेंट हो, भले आप राइट साइड से लिखते हो तो भी आपका राइट हेमिस्फीयर डोमिनेंट हो सकता है। कैसे? ब्रोकास एरिया। ब्रोकास एरिया क्या? मोटर एरिया, मोटर स्पीच एरिया, जो आप बोलते हो ना स्पीच एरिया, इसी को ब्रोकास एरिया बोलते हैं। ब्रोकास एरिया जिस हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होता है वो हेमिस्फीयर आपका डोमिनेंट हेमिस्फीयर होता है। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट, को किसी से भी पूछना 99% लोग आपको यही बोलेंगे, अच्छा आपका कौन सा हेमिस्फीयर डोमिनेंट? आपको 99% लेफ्ट है। क्यों? क्योंकि मैं राइट राइट काम करता हूँ। और जो लेफ्ट करते हैं वो बोलेंगे सर मेरा राइट वाला है। नहीं, राइट लेफ्ट भूल जाओ। जिस जिस हेमिस्फीयर में ब्रोकास एरिया प्रेजेंट होता है वो आपका डोमिनेंट होता है। 99% एनाटॉमिकली 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 ब्रोकास एरिया लेफ्ट हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होता है, इसलिए 99% लेफ्ट हेमिस्फीयर डोमिनेंट होता है। इसका रिलेशन बॉडी के लिखने विखने से कुछ नहीं होता। 99% लोग यही बोलते हैं कि लिखने से होता है, लिखने से कुछ नहीं होता, ब्रोकास एरिया की वजह से। ब्रोकास एरिया क्या होता है? ब्रोकास एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर दी स्पीकिंग, जो मैं बोल रहा हूँ ना स्पीच, ये मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ, ये ब्रोकास एरिया की वजह से। और ब्रोकास एरिया 99% लोगों में लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए हम बोलते थे कि लेफ्ट हेमिस्फीयर डोमिनेंट होता है। आप नहीं बोलेंगे लेफ्ट, आप बोलेंगे कि जिधर ब्रोकास एरिया प्रेजेंट होता है, वो लेफ्ट में प्रेजेंट है जिनके, तो उनका लेफ्ट हेमिस्फीयर डोमिनेंट है, जिनके राइट में प्रेजेंट है उनका राइट हेमिस्फीयर डोमिनेंट है। मगर 99% लेफ्ट हेमिस्फीयर इसलिए डोमिनेंट होता है क्योंकि ड्यू टू एनाटॉमिकली ब्रोकास एरिया 99%। अब मैंने आपको क्या बोला? ठीक है, ब्रोकास एरिया को मैंने आपको ये सारा सब कुछ आपको
बता दिया। तो इसमें आपका क्या ब्रोकास एरिया चला जाता है, इसलिए इसमें लिखा है डोमिनेंट हेमिस्फीयर लेफ्ट। लेकिन डोमिनेंट 99% लेफ्ट वाला होता है, वो मैं सारी चीजें आपको समझा चुका हूं, ठीक है। अब कॉन्ट्रालेटरल हेमिनोबस हेमिनोबस, ये इसमें बहुत ज्यादा है। हेमियोनोप्सिया का मतलब मैं आपको बहुत बार भी समझा चुका हूं, फिर एक बार और समझा देता हूं। क्या होता है कि हमारी ये आई होती है, दोनों आंखें, इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है। अगर अब मुझे अगर मुझे मेरी दोनों आंखें, मुझे अगर अपने राइट में देखना है तो मैं कैसे देख पाऊंगा कि मेरी ये वाली आंख का जो लेटरल वाला हिस्सा है ये काम करे, प्लस ये वाली आंख का मीडियल हिस्सा, यानी मुझे जब इधर देखना है राइट में, तो ये वाली आंख का क्या लेटरल हिस्सा और ये वाली आंख का मीडियल, जब ये दोनों प्रॉपर काम करते हैं तब मैं राइट में देख पाता हूँ, तब मैं राइट में देख पाता हूँ। और वही मैं आपसे बोलूं कि मुझे लेफ्ट में देखना है, तो मुझे लेफ्ट में देखने के लिए मुझे ये वाली आंख का क्या मीडियल और ये वाली आंख का लेटरल, जब ये दोनों प्रॉपर काम करेंगे तब मैं इधर देख पाऊंगा। इस तरीके से तो आप देख पाते हो। जब मैं इधर देखूंगा तो क्या ये वाली जो बाहर वाली आंख का, इसका बाहर वाला हिस्सा, और इधर वाली आंख का अंदर वाला हिस्सा, और मुझे इधर देखना है तो इधर वाली आंख का अंदर वाला हिस्सा और इधर वाली आंख का बाहर वाला हिस्सा। ऐसे हेमिनोप्सिया का मतलब क्या होता है, पेशेंट एक साइड नहीं देख पाता, एक साइड का विजन चला जाता है, उसको बोलते हैं हेमिनोप्सिया, ठीक है। तो पेशेंट में क्या कॉन्ट्रालेटरल होमोनोमस एनियोप्सिस दिखेगा, क्यों? क्योंकि ऑप्टिक रेडिएशन इंटरनल कैप्सूल जा रहा है। अटैक्सिक मिलेगा, अटैक्सिया मतलब क्या कॉन्ट्रालेटरल, पेशेंट को चलने में प्रॉब्लम होगी, अटैक्सिया का मतलब होता है चलने में प्रॉब्लम होगी। प्योर मोटर हेमिप्लेजिया, पेशेंट का एकदम खतरनाक हेमिप्लेजिया दिखेगा, प्योर मोटर यानी पूरे फंक्शंस लॉस हो जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना मीडियल खतरनाक है, ठीक है। इसमें लैक्यूनर स्ट्रोक है, एक जो वर्ड लिखा है इसको आगे हम लैक्यूनर स्ट्रोक पूरा पढ़ने वाले हैं, अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। अभी आप चिंता मत करो, लैक्यूनर स्ट्रोक में पूरा पढ़ता हूँ, ठीक है। ये सब कुछ था हमारा क्या मिडिल सेरिब्रल आर्टरी के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, बिल्कुल बच्चों जैसी, इंटरनल कैरोलेटर आर्टरी की दो ब्रांचेज है, एंटीरियर और मिडिल। हमने एंटीरियर पढ़ ली, हमने मिडिल पढ़ ली, अब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी चली गई तो क्या होगा, एंटीरियर भी चला, एंटीरियर के काम भी चले जाएंगे, मिडिल के भी चले जाएंगे, बात खत्म। उसको पढ़ने का कुछ जरूरी है क्या? दिमाग ही नहीं लगाना। तो इंटरनल कैरोटिड ऑक्लूजन इन इंटरनल कैरोटिड टिपिकल प्रोड्यूसेस मैसिव इंफार्क्शन इन द रीजन ऑफ द ब्रेन सप्लाइड बाय द एमसीए, यानी मैसिव किसके दिखेंगे, क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा काम कौन सप्लाई कर रहा था, एमसीए। अपने देखा एमसीए के ज्यादा खतरनाक है कंपेयर टू एसीए से, मगर इंटरनल गई तो दोनों दिखेंगे। तो इंटरनल कैन सप्लाई दी बोथ दी एमसीए मिडिल सेरिब्रल आर्टरी और एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, यानी आपके दोनों को, इफ कोलेटरल को सर्कुलेशन ऑफ द एसीए फ्रॉम द सर्कल ऑफ ब्लिस एब्सेंट, तो आपको क्या दिखेंगे, दोनों के सिम्टम दिखेंगे, एक्सटेंसिव इंफार्क्शन एरिया ऑफ बोथ, एसीए के भी दिखेंगे और एमसीए के भी। तो अगर आपको पूरा स्ट्रोक आता है तो सिर्फ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में ये लिख के आ जाना, एसीए पूरा समझा दिया आपने और एमसीए समझा दिया है, तो सिर्फ उसमें ये लिख के आ जाना कि एसीए और एमसीए से रहता है। अगर सिर्फ 8 मार्क्स में अकेला, मालूम है, सिर्फ 8 मार्क्स में अकेला इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सिंड्रोम आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको एसीए भी कंप्लीट समझाना होता है और कंप्लीट एमसीए भी समझाना होता है। और अकेला अगर 8 मार्क्स में आता है तो वहां ये मत लिख देना कि एसीए के सिम्टम्स मिलेंगे और एमसीए के मिलेंगे, फिर एसीए और एमसीए पूरा समझाना भी पड़ेगा। और अगर पूरा स्ट्रोक है तो फिर एसीए एमसीए समझा चुके हो तो दोबारा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में उसे मत समझाना, उसमें ये लिख देना कि इसमें दोनों के सिम्टम्स मिलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सेरिब्रल इंफार्क्शन इन द एरिया ऑफ बोथ एसीए और एमसीए क्या ना कर, क्यों मिलेंगे, क्योंकि सीधा बोल देना क्योंकि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और मिडिल सेरिब्रल आर्टरी किसकी ब्रांच है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। तो भैया ये दोनों चली गई तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी चली गई, तो यानी मतलब इसकी दोनों ब्रांचेस चली गई, और दोनों ब्रांचेस का तो हम पढ़ चुके हैं, तो कोई बताने की जरूरत हमें नहीं है। सिग्निफिकेंट एडिमा तो मिलना ही है, एडिमा क्यों मिल रहा था, क्योंकि मैंने बोला मिडिल सेरिब्रल आर्टरी के लिए एडिमा दिखाती है, इज कॉमन विद पॉसिव और हर्निएशन कॉमा डेथ, ये सारी बात तो आप लिख के आ ही जाओगे, ठीक है। ये सब तो आप इसमें डेथ, क्योंकि जब मिडिल सेरिब्रल आर्टरी में डेथ हो रही थी तो दिमाग लगा लो, इंटरनल में तो एंटीरियर भी चली गई तो डेथ कितनी कॉमन हो गई, दिमाग लगाए। अब पढ़ेंगे पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने कम्युनिकेटिंग वाला रिलेशन बताया था, मैंने बोला था वो कम्युनिकेटिंग वाला रिलेशन जो एंटीरियर में समझाया था, मैंने कहा था वही सेम रिलेशन आपको पोस्टीरियर में भी होता है। क्यों? क्योंकि जो कम्युनिकेटिंग आर्टरी होती है वो एंटीरियर में भी होती है और पोस्टीरियर में भी होती है। ये देखो कम्युनिकेट, देखो अपन ने पढ़ा था एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, इसकी एक कम्युनिकेटिंग ब्रांच होती है, दैट इज एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। इसी तरीके से ये देखो ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, इसकी कम्युनिकेटिंग ब्रांच होती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द कम्युनिकेटिंग आर्टरी, इसलिए एंटीरियर और पोस्टीरियर में ये दोनों आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं, द पीसीए आर द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द बेसिलर आर्टरी। किसकी ब्रांच है ये, टर्मिनल आर्टरी की। जो पीसीए है वो आपकी किसकी ब्रांच है, ये देखो
बेसिलर आर्टरी की तो ब्रांच है, तो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ बेसिलर, ये बेसिलर आर्टरी, इसी की तो ब्रांच डिवाइड हुई। ठीक है, सर्कल ऑफ ब्लिस में इसी की तो ब्रांच आपकी डिवाइड हो गई। तो पीसीआर दी टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द बेसिलर आर्टरी सप्लाई दी करस्पॉन्डिंग। अब ये किस किस को सप्लाई करती है, ऐसे हमने सब में डिवाइड कर करके पढ़ा था, ऐसे इसका भी डिवाइड कर लो। ये सप्लाई ये करती है, सप्लाई आपके किस किस को, ऑसिपिटल और टेम्पोरल लोब। ठीक है, ऑसिपिटल का पूरा करती है, मगर अगर आपको याद हो मैंने एंटी वो मिडिल वाले, वो जो आपको मिडिल वाले में टेम्पोरल लोब का मैंने लेटरल एस्पेक्ट बताया था, मीडियल छोड़ दिया था, तो टेम्पोरल लोब का ये मीडियल एस्पेक्ट इसमें। ठीक है, क्लियर, ये इसको सप्लाई करती है। तो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई दी करस्पॉन्डिंग ऑसिपिटल लोब एंड मीडियल एंड इंफीरियर टेम्पोरल लोब। इट आल्सो सप्लाइज अपर ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, ऑक्लूजन, इसमें भी वही सेम मैकेनिज्म आप लिख के आओगे, ऑक्लूजन प्रॉक्सिमल, वही पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। अगर प्रॉक्सिमल में गया तो कम कम सिम्टम्स दिखेंगे, मगर अगर डिस्टल चला गया तो ज्यादा दिखेंगे। तो मिड ब्रेन ऑक्लूजन रिजल्ट इन द मिनिमम डेफिशिएट का, प्रॉक्सिमल गया तो मिनिमम डेफिशिएट, क्यों, क्योंकि पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी बैठी हुई है, पूरी मैकेनिज्म फिर समझा देना। और वहीं अगर डिस्टल चला गया तो फिर पूरे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, क्यों, क्योंकि फिर उसके बाद वो मैकेनिज्म काम नहीं करेगी। क्या सब इसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं ऑक्लूजन्स ऑफ थैलेमिक ब्रांचेस में प्रोड्यूस हेमी एनेस्थेशिया देखने को मिलता है। हेमी एनेस्थेशिया और थैलेमिक पेन का मतलब होता है एक साइड की बॉडी की सेंसेशन चले जाते हैं। ऑसिपिटल इंफाक्शन देखने को मिलता है, ऑसिपिटल इंफाक्शन प्रोड्यूसेस, यानी आपके जो ऑसिपिटल यानी ऑसिपिटल मिड ब्रेन, सॉरी मिड ब्रेन बोल रहा हूं, आपका जो ब्रेन स्टेम पीछे वाले पार्ट है, ब्रेन स्टेम वाले, उन सबके काम लिख दो। प्रोड्यूसेस ऑसिपिटल इंफाक्शन क्या करेगा, होमोनोमस एम्यूनोक्सिया, समझा चुका हूं, एक साइड का इसमें भी विजन चला जाता है। तीन चीजें इसमें आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पोस्टीरियर में लिख के आना है। एक तो कौन कौन सा, होमोनोमस हेमियोनोप्सिया, ये मैं अच्छे से समझा चुका हूं एक साइड का। दूसरा इसमें जाता है विजुअल एग्नोसिया। तो सर विजुअल एग्नोसिया क्या होता है, विजुअल एग्नोसिया का मतलब होता है पेशेंट कुछ समझ नहीं पाता, कैन सी बट कैन नॉट अंडरस्टैंड, वो देख तो रहा है मगर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, अच्छा ये कॉपी है, ये पेन है, ये पेंसिल, उसको नहीं समझ आता, नहीं समझ आता उसको, उसको बोलते हैं विजुअल एग्नोसिया। और थर्ड वन पेशेंट को होता है, लास्ट वन, प्रोसोपैग्नोसिया, प्रोसोपैग्नोसिया, ये रहा प्रोसोपैग्नोसिया, ये लिखा। तीन हेमिनोमस एनोप्सिया तो बता चुका हूं, विजुअल एग्नोसिया बता दिया, लास्ट वन होता है प्रोसोपैग्नोसिया। इसमें तीनों आंखों की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक साइड का विजन क्या, तो हेमिनोमस एनोप्सिया, विजुअल एग्नोसिया यानी पेशेंट अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, ये बहुत खराब चीज है भैया, प्रोसोपैग्नोसिया, ये पेशेंट फेस ही नहीं पहचान पाता। इवन फैमिली में वो किसी को पहचानने से मना कर देता है, वो जानते ही है, वो फेस ही नहीं पहचान पाता। ऐसा समय आ जाता है वो आप खुद का ही फेस नहीं पहचान पाता, आप उसको मिरर में दिखाओ वो खुद को ही नहीं पहचान पाता, अच्छा ये मैं हूं, वो खुद को ही पहचानना भूल जाता है। इसको बोलते हैं प्रोसोपैग्नोसिया, ये याद रखना, ठीक है। तीन एग्नोसिया पड़ी, हेमिनोप्सिया, एमिनोप्सिया, विजुअल एग्नोसिया और प्रोसोएग्नोसिया, ठीक है। और टेम्पोरल लोब चला गया तो एमनेसिया कॉज हो जाता है। एमनेसिया का मतलब जानते ही हो आप, मेमोरी लॉस, ठीक है। ये तीनों याद रखना है, पोस्टीरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन याद करा देता हूँ। हेमिनोप्सिया यानी एक साइड का विजन, विजुअल एग्नोसिया यानी चीजों को समझ नहीं पा रहा, और प्रोस्पो एग्नोसिया का मतलब क्या, बोले फेस नहीं पहचान पाता, और इवन ये कंडीशन आ जाती है कि खुद का ही फेस नहीं पहचान पाता। क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, कॉन्ट्रालेटरल होमोनोमस एनोप्सिया अभी बात करके आ गए, बाइलेटरल हेमिनोमस यानी एक साइड का भी मिल सकता है या दोनों तरफ का विजन जा सकता है। विजुअल एग्नोसिया मैंने समझा दिया, देख तो पाता है मगर समझ नहीं पाता। प्रोस्पेग्नेसिया यानी पेशेंट फेस नहीं पहचान पाता, फेस नहीं पहचान पाएगा तो तुम्हारा नाम कैसे बोलेगा, तुम कौन हो, वो खुद का ही फेस भूल जाता है। एमनोसिया का मतलब क्या होता था, मेमोरी लॉस, डिसलेक्सिया मिलता है, रीडिंग करने में प्रॉब्लम होती है। और सेंट्रल पोस्ट थैलेमिक पेन मिलता है, थैलेमिक पेन यानी बर्निंग सेंसेशन फील होते हैं उसको। एक इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख के आना है वेवर सिंड्रोम, ये अगेन 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। व्हाट इज वेवर सिंड्रोम, वेवर सिंड्रोम का मतलब होता है कि इसमें आपकी जो आपको पता ना 12 क्रेनियल नर्व होती है, उसमें जो थर्ड क्रेनियल नर्व होती है दैट इज ऑक्यूलोमोटर, ऑक्यूलोमोटर नर्व होती है ना, उसकी पालसी हो जाती है, पालसी मतलब वो नर्व डैमेज हो जाती है। वो नर्व मालूम क्या किसको सप्लाई करती है, वो मोटर नर्व होती है, किसको सप्लाई करती है, वो अपनी आंखों की मसल्स को सप्लाई करते हैं, नाम में लिखा है ऑक्यूलोमिसाई, आंखों की मोटर मसल्स को, यानी मेन मैं अगर बोलूं तो 3 पार्ट को सप्लाई करती है आंखों के मोटर फंक्शंस के, प्यूपिल को, लेंस को और अपर आईलिड को। अपर आईलिड को, प्यूपिल, लेंस और अपर आईलिड, इन तीनों के जो मोटर फंक्शन है इनको ये ऑक्यूलोमोटर नर्व सप्लाई करती है। अगर जब ये चली जाती है तो मालूम क्या होता है, पेशेंट क्या नहीं कर पाएगा, आई मसल डेट अलाउ विजुअल ट्रैकिंग और गेज फिक्सेशन। विजुअल ट्रैकिंग क्या जैसे मुझे इधर देखना है
आंखों को इधर, अब मैं चश्मा पहना हुआ नहीं दिखेगा, इधर उधर जो मुझे देखना है ना, इधर उधर जो मैं आंखों से ब्लिंक कर पा रहा हूँ, इधर उधर देख पा रहा हूँ, ये सब गेज, आंखों से आई मूवमेंट, अपर आई लिड से मैं ब्लिंक कर रहा हूँ, ये आंखों से इधर उधर जो मूवमेंट कर रहा हूँ, ये सब। अब ऐसे पेशेंट में मालूम क्या होगा, एक मुहावरा सुना है ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, तो वही काम हो जाता है। ये पेशेंट देख कहीं और रहे, पेशेंट आपको लगेगा देख कहीं और रहे हैं, देख कहीं और रहे हैं, क्योंकि आई मूवमेंट ही नहीं है, देख इधर रहे हैं, आंख इधर ही है, आई मूवमेंट चला गया। यानी क्यों आई मूवमेंट क्यों चला गया, क्योंकि ऑक्यूलोमोटर नर्व की आपको पाल्सी देखने को मिल गई। ठीक है, लास्ट वन है वेट, क्या बोलते हैं, वर्टिब्रो वेस्कुलर आर्टरी सिंड्रोम। ये मैं आपको बता चुका था, ये दो लास्ट आर्टरी की होती है। कौन कौन सी आर्टरी है, ये वर्टिब्रल आर्टरी प्लस वेस्कुलर आर्टरी, इन दोनों आर्टरी का फिफ्थ वन है वेस्कुलर वर्टिब्रल आर्टरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अकेले में बहुत ज्यादा आता है, बहुत कॉमन आता है, और क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। इसमें दोनों आर्टरीज का अलग अलग करके पढ़ेंगे, वर्टिब्रल आर्टरी का अलग करके पढ़ेंगे और वेस्कुलर आर्टरी का हम अलग करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो वर्टिब्रल आर्टरीज, अब जो वर्टिब्रल आर्टरी है वो किससे अराइज होती है, वो सब क्लेवियन आर्टरी से अराइज होती है, और आगे चल के क्या बनाती है, वेस्कुलर आर्टरी बनाती है। देखो इसमें आपको दिख रहा है, ये वर्टिब्रल आर्टरी है, ये सब क्लेवियन आर्टरी से अराइज होकर आगे चल के वेस्कुलर आर्टरी बना रही है। कोई कंफ्यूजन दिख रही है क्या, देखो वर्टिब्रल आर्टरी यहाँ सब क्लेवियन आर्टरी से अराइज होकर आगे चल के वेस्कुलर आर्टरी बनाती है। तो क्या द वर्टिब्रल आर्टरी अराइज फ्रॉम द सबक्लेवियन आर्टरी एंड मर्ज टू फॉर्म वेस्कुलर आर्टरी। जो वेस्कुलर आर्टरी है ना, ये दो पार्ट को सप्लाई करती है। ये सप्लाई एक तो ये सप्लाई करती है आपके सेरिबेलम को, दूसरा ये सप्लाई करती है मेडुला को। सेरिबेलम को ये सप्लाई करती है बाय पोस्टीरियो इंफीरियर सेरिबुलर आर्टरी के थ्रू। किसके थ्रू सेरिबुलर को सप्लाई करती है, सेरिबेलम को। नाम याद करना बहुत जरूरी है, अभी आगे बताऊंगा क्यों। ये सेरिबेलम को सप्लाई करती है पोस्टीरियो इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी के थ्रू, ठीक है, और मेडुला को सप्लाई करती है बाय मेडुलरी आर्टरी। कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। और बेसिलर आर्टरी दो को सप्लाई करती है। किसको सप्लाई करती है, पहला वो सप्लाई करती है पोन्स को, किसके थ्रू, पोन्टाइन आर्टरी के थ्रू, और दूसरा वो सप्लाई, ये भी सप्लाई करता है सेरिबेलम को। ये भी कर रहा था और ये भी कर रहा था। ये कर रहा था पोस्टीरियो इंफीरियर से और ये करता है एंटीरियो इंफीरियर से, एंटीरियो इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये किससे कर रहा था, पोस्टीरियो सेरिब्रल, ये कर रहा था सेरिबेलम और मेडुला को। सेरिबेलम को कर रहा था पोस्टीरियो इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी से, ये करता है पोन्स को और सेरिबेलम को। पोन्स को तो पोन्स कौन सी, पोन्टाइन आर्टरी से, और सेरिबेलम को करता है एंटीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, इसमें यही लिखा हुआ है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज, अब हम वर्टिब्रल आर्टरी का अकेले में पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, 2 मार्क्स में अगेन क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज पीका सिंड्रोम। PICA कुछ भी नहीं है, यही है पीका सिंड्रोम। इतना कंफ्यूजिंग करते लोग, बोलते व्हाट पीका सिंड्रोम क्या है, कुछ भी नहीं। हमने पढ़ के वर्टिब्रल आर्टरी सेरिबेलम को कौन सी आर्टरी से सप्लाई करती थी, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी। बस यही आर्टरी चली जाए तो सेरिबेलम का, जो सेरिबेलम को सप्लाई करती थी वो चला जाएगा, इसी को पीका सिंड्रोम बोलते थे। बस उसी का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, पोस्टीरियो इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी। इसलिए मैंने कहा था शॉर्ट फॉर्म ये करना जरूरी है, 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं। तो पोस्टीरियो इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी सिंड्रोम क्या देखने को मिलेगा, अगर ये आर्टरी चली गई तो पेशेंट में डिसआर्थरिया देखने को मिलता है। डिसआर्थरिया का मतलब क्या होता है, डिसआर्थरिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन स्पीच, माइक म्यूट कर लो, ठीक है। इप्सिलेटरल देखने को मिलता है, लिम्फेटेक्सिया, वर्टिगो मिलता है। वर्टिगो मतलब क्या, चक्कर आना। निस्टिगमस, निस्टिगमस मतलब होता है आंखों का कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाना, भेड़ापन बोलते हैं हिंदी में, देख रहे कहीं रहे हैं और कहीं निगाहें कहीं निशाना, वही चीज, ठीक है। ब्रेन स्टेम, देखो मैंने बोला ना, क्योंकि मेडुला, मुझे आप सबको पता होगा मेडुला कहाँ होता है, ब्रेन स्टेम में ही तो होता है। तो सेरिबेलम के फंक्शन पढ़ लिया। सेरिबेलम का अगर आप वर्टिब्रल आर्टरी के से अगर सेरिबेलम वाला पार्ट चला गया तो क्या होगा, डिसआर्थरिया दिखेगा, एप्सिलेटरल लिम्फेटेक्सिया, वर्टिगो और निस्टिगमस दिख रहा था। वहीं अगर ब्रेन स्टेम या क्यों लिख दिया, क्योंकि मेडुला होता ही ब्रेन स्टेम में, तो कोई जरूरत नहीं है आप ब्रेन स्टेम की जगह मेडुला लिख देते, मेडुला के फंक्शन लिख दो सारे, वही सबको देखेंगे। तो क्या, इप्सिलेटर हॉर्नर सिंड्रोम देखने को मिलेगा। इप्सिलेटर का मतलब मैंने बताया था ना, सेम साइड, सेंसरी लॉस, पेन, टेम्परेचर, फेस पे, इप्सिलेटरल फेरेंजियल एंड लैरेंजियल पैरालिसिस देखने को मिलेगा। कॉन्ट्रालेटरल सेंसरी लॉस, पेन, टेम्परेचर ऑफ लिम्ब एंड ट्रंक। यानी अगर आपने देखा फेस पे कितनी अजीब चीज है, आप कितना प्यारा चीज देख रहे हो, वर्टिब्रल आर्टरी कितनी खतरनाक है। मतलब इधर की वर्टिब्रल आर्टरी गई तो मुझे फेस पे सिम्टम इधर के दिखेंगे और लिम्ब के इधर पे दिखेंगे। ये कोई आर्टरी में देखा था अभी तक, मैं क्या देख रहे थे, अगर खराब हो रही तो यहीं के पूरे दिखेंगे, नहीं तो यहाँ के, इसमें दोनों दिखते हैं। फेस इधर की आर्टरी खराब हुई, यहाँ के फेस के दिख रहे और लिम्ब के यहाँ के दिख रहे हैं। मतलब सोचो
और आप तुरंत पहचान लोगे, अच्छा ये स्ट्रोक का पेशेंट है, इसको इस इधर साइड के फेस के दिख रहा है और अपोजिट साइड में लिम्ब गई, यानी कौन सी आर्टरी गई, बोले आप सीधा बोल दोगे अच्छा वर्टिब्रल आर्टरी इसी पेशेंट की चली गई। कितनी प्यारी चीज है नहीं, तो ये हमें समझ आना चाहिए। ठीक है, ये था हमारा वर्टिब्रल आर्टरी के लिए। अब हम पढ़ते हैं कौन सा, अब हमारा नेक्स्ट बच्चा है कौन सा, वेसिलर आर्टरी। वेसिलर आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेसिलर आर्टरी में क्या क्या, वेसिलर आर्टरी की हमने दो ब्रांचेस पढ़ी थी, कौन कौन सी, एक तो वेसिलर आर्टरी पोन्स को सप्लाई कर रही थी, किसके थ्रू, पोन्टाइन आर्टरी के थ्रू, और दूसरी ये भी सेरिबेलम को कर रही थी, किसके थ्रू, एंटीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी के थ्रू। वो पाई का था, ये आई का है। ठीक है, ये इसमें क्या क्या, इसमें मेमोरी डिस्टर्बेंस, क्योंकि पोन्स के जितने भी काम है लिख दो, मेमोरी डिस्टर्बेंस, विजुअल फील्ड लॉस, वर्टिगो, अटैक्सिया, वही सारे मिल रहा है। ठीक है, इंपरमेंट कॉन्शियसनेस, कोमा, बाइलेटरल मोटर सेंसिटिव। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलती है लॉकड इन सिंड्रोम, ये अकेला 8 मार्क्स में ही आ सकता है। ये लॉकड इन सिंड्रोम या 2 मार्क्स में पूछते हैं, व्हाट इज लॉकड इन सिंड्रोम। लॉकड इन सिंड्रोम बोल के आओगे, लॉकड इन सिंड्रोम पेशेंट में जब मिलता है जब पेशेंट में बैसिलर आर्टरी का ऑक्लूजन हो जाता है। मालूम इसमें क्या होता है, पेशेंट की पूरी बॉडी, पेशेंट की पूरी बॉडी पैरालिसिस में चली जाती है, पूरी बॉडी में, मगर दो चीजें रह जाती है। क्या रह जाती है, पहली चीज पेशेंट का कॉन्शियसनेस और कोऑर्डिनेशन कंप्लीटली है। पेशेंट का अभी सब में अपन कॉन्शियसनेस कितना सब में पढ़ के आए थे, कॉन्शियसनेस जा रहा था। वेसिलर आर्टरी के लॉकड इन सिंड्रोम में पेशेंट का कॉन्शियसनेस कंप्लीटली पेशेंट कॉन्शियस रहता है। ठीक है, कंप्लीटली, मगर बाकी सब चला गया। एक चीज और रह जाती है, क्या, आंखों का सिर्फ वर्टिकल मूवमेंट, यानी पेशेंट सिर्फ ब्लिंक कर पाता है, सिर्फ ब्लिंक। हॉरिजॉन्टल भी चला जाता है, पेशेंट ऐसे आंखों को इधर उधर भी नहीं, जो आई मूवमेंट है इधर उधर भी, सिर्फ ब्लिंक कर पाता है। अब ऐसे पेशेंट से आप पूछो खाना खाना है, सिर्फ ब्लिंक करके बता पाएगा, कुछ चाहिए सिर्फ ब्लिंक करे, बाकी पूरी बॉडी लॉक हो जाती है, कुछ भी नहीं कर पाता, कुछ भी नहीं। सिर्फ दो चीजें रह गई, क्या रह गई, एक तो कॉन्शियसनेस कोऑर्डिनेशन, यानी ब्रेन काम कर रहा है, यानी पेशेंट कॉन्शियस है। जवाब कैसे देगा, सिर्फ आई ब्लिंक करके, क्योंकि सिर्फ एक ही मूवमेंट रह जाता है, डेट इज वर्टिकल, क्योंकि आई ब्लिंक में कैसे होता है, वर्टिकली होता है, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ आई, और सब चला गया। इसी को बोलते हैं लॉकड इन सिंड्रोम। देखो पढ़ो, यही लिखा है। ये स्टार्टिंग में क्या होगा, पेशेंट को स्टार्टिंग में जैसी लॉकड इन सिंड्रोम होगा वैसे आर्टरी का पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट डेवलप एक्यूट हेमीपेग। स्टार्टिंग में तो सिर्फ वीकनेस आई, फिर रैपिडली चारों हाथ पैर सब चले जाना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर लोअर वल्वर होगा, फिर मतलब धीरे धीरे होता है, फिर एकदम आखिरी में क्या होगा, इनिशियली पेशेंट इज डिसआर्थरिक। डिसआर्थरिक का मतलब मालूम क्या होता है, डिसआर्थरिक का मतलब होता है कि पेशेंट बोल नहीं पाएगा, एंड डिस्टोनिक, सुन भी नहीं पाएगा, और रैपिडली प्रोग्रेस टू म्यूटिस। म्यूटिस का मतलब गूंगा, पेशेंट गूंगा हो जाएगा, क्योंकि दिस इज प्रिजर्व्ड, मगर दो चीजें इंपॉर्टेंट, उसका कॉन्शियस और सेंसेशन प्रिजर्व्ड रहता है भैया। पेशेंट महसूस सब कर रहा है, मोटर गए मगर कॉन्शियस सेंसेशन प्रिजर्व रहता है, बोल कुछ नहीं पाएगा मगर अलर्ट है, उसको सब समझ आ रहा है, उसको सब दिख रहा है, सब समझ आ रहा है, महसूस वो सब कर रहा है, मगर कॉन्शियस नहीं है। हॉरिजॉन्टल आई मूवमेंट्स आर इंपेयर्ड, मैंने बोला ना हॉरिजॉन्टल चले जाएंगे मगर वर्टिकल आई मूवमेंट रहेगा, यानी पेशेंट ब्लिंक करके सब बता देगा। अगर उसको कहीं दर्द हो, दर्द, चोट, सेंसरी सब महसूस होगा उसे, लेकिन वो सिर्फ आपको आई ब्लिंक करके बता पाएगा। क्यों, क्योंकि बाकी ए टू जेड बोलना सब खत्म हो जाता है, ए टू जेड पूरी बॉडी लॉक हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ रह जाता है आई ब्लिंक, मगर पेशेंट फुल्ली कॉन्शियस होता है। क्या होता है, पेशेंट फुल्ली कॉन्शियस होता है। लास्ट वन लैक्यूनर स्ट्रोक। लैक्यूनर स्ट्रोक कुछ नहीं होता, लैक्यूनर स्ट्रोक का मतलब होता है, मैंने आपको कहा था ना, आगे बताऊंगा, तो छोटी छोटी स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं ना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ब्रेन के अंदर जो अंदर की तरफ, ब्रेन के अंदर छोटी छोटी स्मॉल वेसल्स एंटर कर रही होती हैं, अगर उनका स्ट्रोक हो जाए बस उसको लैक्यूनर स्ट्रोक बोल देते हैं, और कुछ भी नहीं है। लैक्यूनर स्ट्रोक्स आर कॉज्ड बाय द स्मॉल ब्लड वेसल डिसीज डीप द सेरिब्रल व्हाइट मैटर, जो ब्रेन के अंदर, सेरिब्रम के अंदर व्हाइट मैटर में जो ब्लड वेसल छोटी छोटी डसी हुई है, अगर उनका आपको स्ट्रोक हो जाए तो उसको बोलते हैं लैक्यूनर स्ट्रोक, और जो बस उसी का सब टाइप है स्ट्रोक के अंदर, और कुछ नहीं है अलग से। ठीक है, दे आर स्ट्रोंगली एसोसिएटेड, किससे एसोसिएटेड विद हाइपरटेंसिव हेमरेज एंड डायबिटिक डिसीज। ठीक है, डायबिटीज और इन सबसे बहुत स्ट्रांगली एसोसिएट रहता है। क्या फीचर मिलते हैं, प्योर मोटर हेमिप्लेजिया, पूरा पेशेंट का मोटर, सेंसरी,
है ना, डिसऑर्डर स्पीच वगैरह और अटैक्सिक, ये सब सारी चीजें देखने को मिलती हैं। कुछ अलग से नहीं है, 2 मार्क्स में पूछ रहे, सिंपल सा बोल देना कि जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं जो ब्रेन के अंदर व्हाइट मैटर में धसी हुई है छोटी छोटी, अगर उनका स्ट्रोक हो जाए तो भैया उसको लैक्यूलर स्ट्रोक बोल देते हैं, और कुछ भी नहीं है, खत्म बात। मैनेजमेंट कैसे करोगे, ठीक कैसे करोगे, कुछ भी नहीं। ट्रीटमेंट कैसे करोगे, जो जिस आर्टरी के अंदर, ये आर्टरी है, अगर ऑक्लूजन वाला है, इस्चेमिक हो रहा था तो इसे हटाओ, और अगर जो हेमरेज टूट गई थी तो उसे जोड़ो, बस खत्म काम। और क्या करना है, बाकी जो सिम्टम्स आ रहे हैं उन पे काम करो, और कुछ नहीं कर सकते। यानी ट्रीटमेंट एम्स रीकैनलाइज ब्लॉक वेसल, जो ये ब्लॉक हो गई तो उसको फिर से चालू करो। प्रिवेंट प्रोग्रेशन ऑफ, जो उसको प्रेजेंट में एकदम तुरंत उसको सिम्टम्स आ रहे हैं उनको ठीक करो। प्रिवेंट इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन, एकदम कोई कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए तुरंत, उन सबको ठीक करो, क्योंकि पेशेंट आपको तुरंत ठीक करना है, सोच विचार नहीं करना भैया, है ना। रिहेबिलाइज करो पेशेंट को। ट्रीटमेंट अब ये डिपेंड करेगा कि पेशेंट को इस्चेमिक स्ट्रोक आया है कि कौन सा आया है हेमरेजिक। अगर इस्चेमिक आया तो क्या करोगे भैया, बच्चों जैसी बात है, हम क्या करेंगे सर कि बोले ये दिख रहा है, ये क्लॉट बन गया, इस क्लॉट को तोड़ना है। क्लॉट को कैसे तोड़ेंगे इस्चेमिक वाले में, कुछ नहीं, टीपीए का इंजेक्शन लगा दो। टीपीए क्या होता है, टीपीए कुछ नहीं, टिश्यू प्लाज्मोजेनिक एक्टिवेटर होता है, इस टिश्यू को ये डिसॉल्व कर देता है, तो उसका इंजेक्शन लगा देते हैं पर्टिकुलर इसी आर्टरी में, इसी जगह पे उसका इंजेक्शन घुसेड़ देते हैं और लगा देते हैं, तो ये क्या है, आर्टरी का ये क्लॉट टूट जाता है। यानी थेरेपी विद इंट्रावीनस इंजेक्शन ऑफ टिश्यू प्लाज्मोजेनिक एक्टिवेटर शुड बी गिवन विद इन 3 आवर्स। इंट्रा आर्टेरियल थ्रोम्बोलिसिस, ठीक है, ये क्या कर देते हैं, इस टीपीए का ही टिश्यू प्लाज्मा डायरेक्टली इनटू द एरिया वेयर स्ट्रोक इज, जहां स्ट्रोक हो रहा है वहीं पे इसका एक लगा दो, और एक टिश्यू प्लाज्मोजेन है, ये क्या करता है, इसको डिसॉल्व कर देता है। और जिन पेशेंट में इंजेक्शन नहीं लगा सकते उनमें एस्पिरिन की टेबलेट देते हैं 300 mg डेली 2 वीक तक, तो वो इस टिश्यू को गला देती है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा क्या, नोसोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोसोगैस्ट्रिक ट्यूब तो हर पेशेंट में डालनी होती है स्ट्रोक के, क्या, क्योंकि पेशेंट का सबसे ज्यादा पेशेंट की डेथ हो जाती है सांस ना लेने से, एस्पिरेशन निमोनिया हो जाता है, तो तुरंत आपने देखा ना ट्रैकियोस्टोमी कर देते हैं, तुरंत ट्यूब डाल देते हैं, खाना खाने के लिए, सांस लेने के लिए, इन सब के लिए तुरंत ट्यूब डालो। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने बोला था कि एडीमा, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया एडीमा, उसमें सबसे ज्यादा डेथ होने के चांसेस होते थे, तो उसमें क्या करते हैं, जो आपका क्रेनियम होता है ना उसका एक टुकड़ा निकाल के अलग कर देते हैं, क्यों, आपका क्रेनियम अलग निकाल देते हैं। ये सब मैंने आपको यूट्यूब पे लेक्चर जाना, मैंने उसमें सर्जरी में इंट्रा जो सर्जरी सारी पढ़ाई है मैंने, न्यूरो सर्जरी, उसमें मैंने सब बताया है। क्रेनियोटॉमी कर देते हैं, क्रेनियोटॉमी क्या, क्योंकि जो ब्रेन बढ़ रहा है, यानी बढ़ रहा है, तो उसको बढ़ने के लिए जगह मिल जाए, अगर वो जगह नहीं मिली तो वो अंदर के स्ट्रक्चर्स को दबाएगा, तो डीकंप्रेसिव हेमीक्रेनियोटॉमी कर देते हैं। यूजुअली किसमें करेंगे, एमसीए, क्योंकि एमसीए में तो बढ़ रहा था, स्ट्रोक, सेरिब्रल एडिमा कैन अकर टू प्रिवेंट दिस। Decompressive hematomy is performed in which a part of skull is removed to allow a swelling brain room to expand without being squashed। क्या, हम ब्रेन को जगह दे देते हैं कि भैया आप स्वेल अप कर लो, मगर अंदर की चीजें मत दबाओ, क्यों, क्योंकि क्रेनियम को ऊपर से हटा के, जब ब्रेन पूरा हमें लगता है कि हाँ ठीक है भैया पूरा स्वेल अप कर गया, अब कुछ नहीं होगा, फिर हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, बीच में नहीं करते, क्यों, अभी आपने ट्रीटमेंट कर दिया और बाद में फिर स्वेल अप हो गया, फिर क्या करोगे, तो फिर ट्रीटमेंट करोगे, तो पहले कहते हो पहले आप कर लो पूरा अपना, फिर हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। लास्ट वन होता है इसका पोस्टीरियर फोसा डीकंप्रेशन। पोस्टीरियर फोसा डीकंप्रेशन इज डन फॉर द पेशेंट विद लार्ज साइज, अगर कुछ इसमें पूरा का पूरा पीछे की तरफ से पूरी ही काट के अलग कर देते हैं, वो जब करते हैं तो बहुत बड़ी आर्टरी का इंफेक्शन हो जाए, यानी जैसे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, क्योंकि उसमें एसी और एमसीए दोनों चली गई, ठीक है। हेमरेजिक में क्या करोगे भैया, हेमरेजिक में तो आप खुद जानते हो, कोई आर्टरी रप्चर हो गई तो उसको क्या करो, उसको दोनों को पास में लाके सर्जिकल से क्लिप कर दो, जिससे वो आर्टरी चिपक जाए, जिससे ब्लड फ्लो जाना स्टार्ट हो जाए, तो सर्जिकल क्लिपिंग करो, या फिर दूसरी आर्टरी डाल दो, एंडोवास्कुलर एम्बोलाइजेशन, दूसरी आर्टरी डाल दो, या फिर जो एबीएम थे, जो कॉज थे एन्यूरोमस एबीएम, उनको ठीक कर दो, और क्या करो, है ना। दैट्स ऑल अबाउट फॉर